बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे सेल साइकिल ड्रामेटिकली पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो थ्योरेटिकल पढ़ा था और अब हम पढ़ेंगे ड्रामेटिकली अलग पढ़ने का, एक ड्रामेटिकली ओवरव्यू देने का एक अलग से वीडियो में ये मकसद है कि मेरे उस्ताद फरमाया करते हैं कि जो इंसान डायग्राम से स्टडी कर लेते हैं, डायग्राम को मद्देनज़र रख के स्टडी कर लेता है, उसका 85 to 90% टॉपिक उधर ही कवर हो जाता है। उसका डायग्राम से एक दफ़ा समझ लिया कि क्या क्या डायग्राम एक्सप्लेन कर रही है, उसके बाद एक दो दफ़ा सिर्फ हमने थ्योरी रीड करनी है। फिर जब भी आपके पेपर्स हुआ करेंगे और जब भी पेपर्स हों या टेस्ट वगैरह हों, आपको सिर्फ डायग्राम ही देखनी पड़ेगी, थ्योरी पढ़नी ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि ऑलरेडी अगर आपने एक दफ़ा अच्छी तरह डायग्राम समझी है और फिर एक दफ़ा थ्योरी रीड की है, ठीक, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि दोबारा दोबारा हमेशा इतनी इतनी लंबी लंबी थ्योरी पढ़ें। और तो हम पढ़ते हैं सेल साइकिल की ड्रामेटिकल स्टडी करते हैं। ठीक, सेल साइकिल वो मरहलावार सीढ़ी है जिसमें एक सेल अपनी कहते हैं चाइल्डहुड से लेकर अभी जब वो एक सेल बना होता है, जब सेल बनता है तो अपनी चाइल्डहुड से लेकर तब तक अपने अंदर मॉडिफिकेशन लाता रहता जब तक कि वो खुद इतना मेच्योर नहीं हो जाता कि फर्दर उससे आगे डॉटर सेल प्रोड्यूस हो। तब तक जो जो मॉडिफिकेशंस आती हैं वो सेल साइकिल में काउंट की जाती हैं। उस सारी चीज़ को हम सेल साइकिल कहते हैं। ठीक, तो सेल साइकिल के दो मेजर फेजेस होते हैं, जैसे लास्ट टाइम में मैंने बताया, इंटरफेज होता है और मेयोटिक फेज होता है। इंटरफेज को आगे फर्दर क्लासीफाई किया जाता है G1 फेज़ में, S फेज़ में और G2 फेज़ में। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सेल एक सेल है, अब उसने अपने आप को मॉडिफाई करना है तब तक जब तक उसकी इतना मेच्योर नहीं होता तक कि खुद वो डिवाइड करे और फर्दर आगे सेल प्रोड्यूस करे। सबसे पहले वो G1 फेज़ में एंटर होगा। जब वो G1 फेज़ में एंटर होगा तो जो सबसे पहले काम होगा कि उसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होगी, उसकी ऑर्गेनेलिज सिंथेसाइज होंगी। ठीक, जब उसकी ऑर्गेनेलिज सिंथेसाइज होंगी, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि राइबोसोम, और ऐसी बात है जब राइबोसोम सिंथेसाइज होंगी अल्टीमेटली प्रोटीन तो सिंथेसाइज होंगी। ठीक, जब वो सिंथेसाइज होंगी और फर्दर और जो ऑर्गेनेली होती है सेल की, उसकी रिक्वायरमेंट्स की, तो वो उनकी मिकदार बढ़ती जाएगी, वो नंबर्स में बढ़ती जाएंगी। तो जैसे जैसे नंबर में बढ़ती जाएंगी सेल का साइज़ भी इंक्रीज़ होता जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा, जब सेल में ऑर्गेनेलिज प्रोड्यूस हो गई, प्रोटीन प्रोड्यूस हो गई, अब सेल ने आगे फर्दर प्रोसीड करना है। फिर यहाँ पे ये आपको नज़र आ रही है ना, 1 2 3 4, ये सारे चेक पॉइंट्स हैं। फिर चेक पॉइंट आएगा जिसमें जैसे पेपर हम देते हैं तो हमारा चेक पॉइंट आता है तो फर्दर आगे कहते हैं कि हाँ ये बंदा इस काबिल है कि सेकंड टर्म पढ़ सके। इसी तरह सेल को चेक किया जाता है कि आया कि ये सेल इस काबिल है कि ये एस फेज़ में जाए, उसकी फेट क्या है, क्या उसकी फेट है कि इसने यहाँ तक ही डिवाइड करना है या इसने फर्दर डिवाइड करना है। लेट्स सपोज अगर आई के सेल को एक लिमिट तक डिवाइड होना होता है तो सारी लाइफ डिवाइड नहीं होना होता, क्योंकि आई एक एक ऐसी ऐसी ऑर्गन है, आई एक ऐसी चीज़ है कि जिससे हमें लाइफ में एक दफ़ा ही आई बन जाए ना तो उसी से ही देखना होता है सारी ज़िंदगी। वो हर वक्त डिवाइड नहीं कर ऐसा बॉडी का पार्ट है, ऐसा बॉडी का पार्ट है जो कि फर्दर हर वक्त ही डिवाइड नहीं करती रहती, हर वक्त डिवाइड करती रहे हमारी तो आई सॉकेट में वो पूरी ना आए। ठीक है, तो इस तरह जब G1 फेज़ कंप्लीट करता है एक सेल तो ये एंटर होता है, चेक पॉइंट आता है। ठीक है, इसको चेक किया जाता है। अब जो सेल्स होते हैं जिन्होंने एक लिमिट तक डिवाइड होना होता है वो G0 फेज़ में चले जाते हैं। ठीक, और उसमें आई सेल्स हैं, उसमें न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स तब जाते हैं जब वो मेच्योर हो जाते हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स हैं, इस तरह बाकी सेल्स हैं। उसके बाद जिन सेल्स ने एक लिमिट तक डिवाइड नहीं होना होता वो फर्दर एस फेज में चले जाते हैं, क्योंकि सेल एक दफ़ा G0 में एंटर हो गया इट विल स्टॉप डिवाइडिंग। ठीक है, तो फिर चेक पॉइंट से सेल एंटर चेक पॉइंट आ गया, फिर सेल एंटर होगा एस फेज में। अब एस फेज में क्या होगा, एस फेज में डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होगी। अल्टीमेटली इट विल लीड टू डुप्लीकेशन ऑफ DNA जेनेटिक मटेरियल।
ठीक। तो जब क्रोमोसोम डुप्लीकेट होगा तो उस पर मौजूद डीएनए भी डुप्लीकेट होगा, और इसे हम ये भी कहते हैं कि थोड़ा डीएनए सिंथेसाइज भी होता है। इस सेंस में लेते हैं कि जो डीएनए डुप्लीकेट हुआ है, जो डीएनए सिंथेसाइज हुआ है। ठीक। तो फिर जब एस फेज से सेल गुजर गया ना, तो फिर एक चेक पॉइंट आएगा। फिर चेक करेंगे हाँ अब आगे से G2 फेज़ में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इसकी पूरा यहाँ पे चेकअप होगा। जब ये चेकअप हो जाएगा फिर ये G2 फेज़ में जाएगा। अब G2 फेज़ में क्या होगा? G2 फेज़ में होगा कि जो असेंशियल मटेरियल होता है ना सेल का, जो कि अब G1 फेज़ में नहीं बना, एस फेज़ में डिप्लीकेशन होगी, जो एसेंशियल मटेरियल होता है ना वो आके G2 में बनता है, जिसमें माइटोटिक स्पेसिफिक प्रोटीन होती हैं, यानी जो स्पिंडल फाइबर्स वगैरह ऐसी जो एसेंशियल होती हैं, ठीक, वो बनती हैं। आरएनए बनता है, माइक्रोट्यूब्यूल सब यूनिट्स बनते हैं जिन्होंने फर्दर आगे स्पिंडल फाइबर्स को बनाना होता है, यानी कि स्पिंडल फाइबर प्रोफेज में जाके अराइज होते हैं। ठीक है, उससे पहले उसके सिर्फ वो सब यूनिट्स बने होते हैं, या ऑर्गेनेलिज सेल सेंट्रियोल्स वगैरह बनी होती हैं, जाके स्पिंडल फाइबर वहाँ जाके जब माइटोटिक फेज़ में बनेंगे प्रोफेज में। ठीक। तो इस तरह G1 में भी और G2 फेज़ में भी मेटाबॉलिक रेट सेल का बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, क्योंकि उधर भी प्रोडक्शन हो रही है, इधर भी फर्दर आके प्रोडक्शन हो रही है, फिर सेल और ग्रो कर जाता है साइज़ में। ठीक हो गया। फिर आगे क्या होता है जब G2 फेज़ भी गुजर जाता है, जब उसकी प्रोटीन लाइक क्रोमोसोम के ऊपर काइनेटोकोर प्रोटीन ये सारी चीज़ें सिंथेसाइज होगी, फिर चेक किया जाता है हाँ ये सेल में वो सारी रिक्वायरमेंट्स मौजूद हैं जो कि एक एक हेल्दी सेल, एक ऐसे इंडिविजुअल सेल में मौजूद होनी चाहिए कि फर्दर वो अपने से न्यू सेल्स जनरेट कर सके। क्या वो मौजूद है सारी चीज़ें? फिर ये चेक पॉइंट से जब गुजरता है, जब कंफर्म कर दिया जाता है हाँ जी कंप्लीट है, डन, अब ये सेल इतना इस काबिल हो गया, इसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि आगे फर्दर डिवाइड करके अपने जैसे सेल्स बना सके या अपने डॉटर सेल्स बना सके। ठीक हो गया। और फिर ये माइटोटिक फेज़ में चला जाता है, और फिर फर्दर माइटोटिक फेज़ में जब जाता है तो एक सेल फर्दर आगे दो में डिवाइड हो जाता है। फिर जब दो सेल फिर सीरीज़ इंडिविजुअली सीरीज़ शुरू करते हैं, तो फिर वो अपनी हर एक अगर एक सेल है ना, वो अगर दो में डिवाइड हुआ है तो दो सेल बन गए ना, ये फर्दर अपनी अलग साइकिल शुरू कर देगा, सेल साइकिल, ये अपनी अलग सेल साइकिल शुरू कर देगा, यानी फिर से सेल साइकिल शुरू हो जाएगी। खैर वो एक अलग बात है। अच्छा जी, अब बात पते की ये है कि हमने कहा था कि इंटरफेस सेल साइकिल का सबसे लॉन्गेस्ट फेज है। ठीक, अब देख भी लेते हैं। G1 फेज में सेल को 9 आवर्स लगते हैं तैयार होने में, जो भी G1 फेज की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए 9 आवर्स लगते हैं। ठीक हो गया। फिर अब कुछ सेल जी नॉट फेज़ में जाते हैं, कुछ सेल जी नॉट फेज़ में नहीं जाते। तो जो जी नॉट फेज़ में चले गए उन्होंने तो डिवाइड ही ना होना, इसलिए इसमें टाइम नहीं लगता। ठीक, क्योंकि उन्होंने एक बार चले गए, उन्होंने कौन सा डिवाइड होना है। फिर जब सेल एस फेज़ में आता है ना, जब सेल एस फेज़ में आता है तो फिर क्या होता है, फिर उसको 10 आवर्स लगते हैं। पीछे वाले में 9 आवर्स लगे थे G1 फेज़ में, एस फेज़ में 10 आवर्स लगते हैं। जाहिर सी बात है जेनेटिक मटेरियल ने डुप्लीकेट होना है, कुछ डीएनए सिंथेसाइज भी होना है, और न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह एक सीक्वेंस रेडी होना है। ठीक है, तो इसलिए इसमें 10 आवर्स लगते हैं। फिर क्या होता है, फिर आ गया G2 फेज़, जो बची कुछ चीज़ें हैं जो G1 फेज़ में नहीं बन पाई थी, मतलब एक रिक्वायरमेंट के लिहाज से ना जितनी बन गई, जो चीज़ें रह गई थी बाकी वो G2 फेज़ में बनी, और इसलिए इसको कितना लगा टाइम, इसको 4.5 आवर्स लगे। तो हमने कहा था इंटरफेस के 3 स्टेप्स हैं, G1 फेज़, एस फेज़, G2 फेज़। तो G1 फेज़ में 9 आवर्स लगे, एस फेज़ में 10 आवर्स लगे, और G2 फेज़ में 4.5 आवर्स लगे। तो इनको हम एडअप करें तो 23.5 आवर्स लग जाते हैं, और पीछे अल्टीमेटली 30 मिनट्स का टाइम बचता है, और इन 30 मिनट्स के टाइम में माइटोसिस होती है, यानी सेल डिवाइड होता है। जो हम माइटोसिस और मियोसिस पढ़ते हैं ना, वो सिर्फ 30 मिनट्स में होता है, बाकी सारा कुछ इंटरफेस में होता है, और इंटरफेस 23.5 आवर का कुल मिला के टाइम पीरियड होता है। ठीक, तो ये हमने पढ़ा एक यूकैरियोटिक सेल साइकिल,
ठीक और उम्मीद है इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के हुक्म से समझ आ गई होगी। कोई अगर कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब दिया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।